सो रिवीजन वगैरह हुआ है एनसीईआरटी का, विच वी डन ऑलरेडी? यस और नो? लग तो नहीं रहा, वो एक ही रिस्पॉन्स हाँ दे रहा है वहां से। किया रिवाइज? नहीं किया? किया? याद नहीं है। चलो नो इशू, ठीक है। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, राइट। तो जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट एनसीईआरटी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Good. And what is written in that rule book? About like how the government will be formed. ठीक है. So जब भी हम बात करेंगे about the constitution, ठीक है, let's have a quick revision. See, it is all about the fundamental principles. Now, whenever you say rules and regulation, remember, it is a constitution. It is not a law book. दो different चीजें होती हैं, right? Laws are made by the parliament, right? तो होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच जस्ट गिव यू अ फ्रेमवर्क कि हाउ द पार्लियामेंट विल फंक्शन, हाउ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी गॉट इलेक्टेड फॉर द 5 years tenure, and then they are going to make rules and regulation laws, ठीक है। सो इट इज सिंपली व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच कंप्लीटली इंडिकेट कि व्हाट आर गोइंग टू बी द बेसिक फिलॉसफी इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, whenever government make any laws, ठीक है, state government or the union government, they always follow what? Constitution. Whenever they are framing any law, they have to make sure none of the fundamental rights going to be violated, ठीक है। They always see कि okay, what is their duty written in the DPSP, right? Directive Principles of State Policy. That is how दिस डॉक्यूमेंट इज ऑफ द इंपॉर्टेंस। और जब भी हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है, सो इन इंडिया केस इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इफ इट इज स्टिल यूनाइटेड, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बिकॉज इफ यू सी आवर सोसाइटी, ठीक है, इक्वल टर्म्स पे है क्या? नहीं। जेंडर, क्लास, रिलीजन, कास्ट, एट एवरी पॉइंट वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ अपर एंड लोअर ऑर्डर हायरार्की, राइट। और एक कंट्री में इफ यू वांट टू से कि वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो बोलने के लिए पहले क्या चाहिए? इक्वालिटी, एंड दैट इक्वालिटी इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो यू कैन से द फाउंडेशन ऑफ इंडियनिज्म और इंडियनहुड कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो वी नो अबाउट कि आखिरकार होते क्या ये प्रिंसिपल्स। नाउ नंबर 1, ठीक है, कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हु एक्चुअली फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट डू यू थिंक, कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन? लीडर्स, राइट। अच्छा ये बताओ, किसी भी कंट्री का कब बनता है कॉन्स्टिट्यूशन? लाइक रैंडमली कभी बैठ गए फिर एक नया बना दिया संविधान? ऐसे काम करता है ये क्या? नहीं। देन कैसे काम करता है? Whenever country struggle against any external or the autocratic powers, right? Like Indians, we fought against Britishers. South Africans, they fought against their own people who were exploiting them, ठीक है, the whites. तो इसीलिए जरूरी नहीं कि it is always against the external actors. It may be against the internal actors as well, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कि, ठीक है, बनाया किसने? इन लीडर्स ने। और एग्जैक्टली उसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, राइट। भाई हम सबके पास वोटिंग राइट्स है, कहां लिखा हुआ है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इवन प्रीएम्बल का स्टार्टिंग कैसे होता है? वी द पीपल, राइट। सो इट डिफाइंस कि सोर्स ऑफ पावर किसके हाथ में है? विद द पीपल। समझ में आ रहा है? वी आर द अल्टीमेट, ठीक है, इन दिस डेमोक्रेसी। तो ये डिफाइन कहां पे हो गया? इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ। देन व्हेन वी गो फर्दर, ठीक है, कि एक और चीज क्या बताएगा कि अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू मेक द लॉज, ठीक है, लाइक पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू मेक अ लॉज। ये बात कहां लिखी गई है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देन पार्लियामेंट को पावर वहां से मिलती है। रिमेंबर, इन इंडिया
नीदर पार्लियामेंट नॉर जुडिशरी, नन ऑफ देम आर सुप्रीम। सिर्फ एक चीज सुप्रीम है, कौन सी इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट यूएसए, judiciary is supreme. And when you talk about a Britain, right, parliament is supreme. But when you talk about India, then constitution is supreme, right? So this is how we need to understand कि आखिरकार, ठीक है, जो पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है, वो खुद कहां दी हुई है? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां पे डिस्कस किया हम लोगों ने कि आखिरकार वो डिसाइड कैसे होता है। नाउ सी, सिर्फ क्या संविधान ने हमारे बनाया पार्लियामेंट क्या और छोड़ दिया उसको कि हाँ एक बॉडी होगी पार्लियामेंट? हुआ था लाइक इन म्यांमार इन 2020, यू कैन से नॉट 2017 के आसपास, द पावर हैज बीन रीस्टोर्ड टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसा बोला गया वहां पे। बिकॉज फ्रॉम 1962 टिल 2017 वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, इट वॉज सिंपली अ मिलिट्री गवर्नमेंट। व्हाट मिलिट्री डिड? दे ऑफर्ड कि डोंट वरी हम बनाएंगे पार्लियामेंट, एंड व्हाट दे डिड, 25% सीट्स वर रिजर्व फॉर द मिलिट्री, राइट। सो सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि पार्लियामेंट बनाया जाए, इवन दैट आल्सो मैटर्स कि उस पार्लियामेंट में इलेक्शन का मेथड कैसे होगा, हाउ इज रिप्रेजेंटेटिव्स गोइंग टू बी इलेक्टेड, एंड हाउ द मोस्ट सप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी गेट देयर रिप्रेजेंटेशन। एससी एंड एसटी के लिए रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट। अब क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ कि इनका रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली, ठीक है, दीज आर द कोर फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सारे प्रिंसिपल्स पे ही हमारा सब कुछ बेस्ड है, नथिंग बियॉन्ड इट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? लेट्स से वी आर हैविंग द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सी, देखा जाए तो अगर हम जब भी बात करते हैं रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो टाइप्स के होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। लाइक इंडिया, लाइक यूएसए, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कंट्रीज लाइक यूके, दे हैव अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफरेंस क्या है? मतलब वो ओरली याद रखते हैं क्या इतने आर्टिकल्स? देन जैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक में सब बाइंडेड है, बट उनके पास ऐसा कोई एक बुक बाइंडेड नहीं है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। यू कैन से कि इन कंट्रीज में थिंग्स आर ऑलवेज व्हाट? इवॉल्विंग, ठीक है। लाइक जब भी कोई भी न्यू लॉ एनेक्ट होता है, इट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। उसको क्या मान लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो उनकी तो बात छोड़ दो, अगर हम बात करें जहां पे चीजें फिक्स्ड है कि ओके दीज आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट, उनमें वी आर हैविंग द लेंथीएस्ट, राइट। नाउ व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट? कोई बताएगा इसका रीजन? व्हाई? सर ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन वे ऑफ, ठीक है, एक्सप्लेन करो, मतलब हम समझा नहीं वो व्हाट पॉइंट पे एक था। डाइवर्सिफिकेशन मतलब तीन चीजों में हो सकता है। पहली चीज पॉपुलेशन है, वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, उसके बाद तो उतने आर्टिकल्स भी होंगे क्या? नहीं नहीं, पॉपुलेशन है इसका मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट है पीपल्स के, जैसे कि रिलीजन, वी आर लाइक यूनाइटेड ना, तो भाई ऐसा नहीं है किसी का कुछ अलग रिलीजन है या कुछ है, सब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। वेट, जो पॉइंट बोला रिगार्डिंग टू डाइवर्सिटी, दैट वाज पॉइंट करेक्ट, ठीक है। नाउ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? एवरीवन अगर होंगे यहां पे इक्वल, तो उन सबके लिए क्या होना चाहिए? प्रोविजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी सेफ गार्ड्स हैं, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है, पर लाइक सब किसी के हमारे पास क्या है? प्रोविजन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, जब भी हम बात करते हैं, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, पावर इज डिवाइडेड, ठीक है। बट रिमेंबर, वो जो पावर का डिवीजन है ना, इट इज गिवन इन अ डिटेल्ड वे, राइट। उन्होंने कोई भी स्कोप छोड़ा ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट का, कि सो दैट कल को सेंटर स्टेट भिड़ जाए आपस में, राइट। और ये कहां से था इनका मोटिवेशन? फ्रॉम द अमेरिकन सिविल वॉर, राइट। लाइक अमेरिका कब हुआ इंडिपेंडेंट? 1787, एक फॉर्म हुआ एज ए न्यू नेशन, ठीक है। एंड विद इन the 100 years they had a civil war,
कब? 1865 में। क्या था रीजन? अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट क्लियर ऑन वेरियस फेडरल इश्यूज, राइट, और हमने वो मिस्टेक यहां पे रिपीट नहीं की। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो संविधान है इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन से कहां से लिए हुए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, वो अपने आप में लेंथीएस्ट था। दैट्स व्हाई आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट वन। ये इसके तीन मेन रीजंस हैं, ठीक है। नंबर 2, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ amendment. In terms of amendment. Now remember, when you talk about UK, complete flexibility, US, complete rigidity, but when you talk about India, we made what? A balance between the two. Why? ठीक है, देखो, अगर हम completely उसको क्या बना दे? Rigid. So with the time, with the need, क्या हम नए provisions उसमें enter कर पाएंगे? नहीं। और कंप्लीटली क्या बना दें उसको? फ्लेक्सिबल। तो हर न्यू गवर्नमेंट अगर ये आगे चेंज कर देगी हमारी फिलॉसफी, राइट। सो जिन प्रिंसिपल्स के साथ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इंडिया फॉर्म हुआ था, क्या वो प्रिंसिपल्स बचेंगे वहां पे? नहीं। दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड अ मिडल पाथ। अप टू अ सर्टेन लिमिट लेट्स मेक इट रिजिड, बट देन कीप फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट विद द टाइम, विद द नीड, इट कैन बी गेट अपडेटेड। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट के लिए? आर्टिकल 368, ठीक है। नाउ रिमेंबर, हमारे यहां पे 3 तरीके से अमेंडमेंट होता है। 2 मेथड्स तो कहां दिए हुए? अंडर आर्टिकल 368, और एक जो मेथड ऑफ अमेंडमेंट है इट इज आउट ऑफ आर्टिकल 368। कौन से चीजें हैं वो? सिंपल मेजॉरिटी वाला है डेफिनेटली। कौन से मैटर्स आएंगे उसके अंदर? ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। अगर हमें अपनी कंट्री में न्यू स्टेट बना, लेट्स से कल को अगर महाराष्ट्र का हो जाए डिवीजन, लाइक विदर्भा, मराठवाड़ा, राइट, गुजरात का हो जाए डिवीजन, और 2 नए स्टेट्स बनाने हो अंडर आर्टिकल 3, तो कोई इसके लिए स्पेशल नहीं बनाना है सेशन, या फिर बहुत ज्यादा हाई मेजोरिटी नहीं चाहिए। इट कैन बी डन विद द सिंपल मेजोरिटी। इवन इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, कैन बी डन विद द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। एंड देन जो स्पेशल इश्यूज है फर्दर, उनके लिए क्या हुआ है? 2 मेथड्स हैं विद इन द आर्टिकल 368। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इफ यू वांट टू अमेंड डीपीएसपी, देन पार्लियामेंट में क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। बट अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐसा है विच इज amending what? Federal feature, the power of center and states, ठीक है, उसके लिए मेथड क्या है? डेफिनेटली स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28, ठीक है। तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स का भी इसमें क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। स्टेट मींस व्हाट? विधानसभा, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब ये सारे चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो कहीं जाके वो अमेंडमेंट होगा। तो दिस इज हाउ दे मेड इट व्हाट? प्रॉपरली बैलेंस्ड। रूटीन करने चेंजेस यू कैन डू इट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी डिफिकल्ट, एंड इफ यू वांट टू चेंज व्हाट? फेडरल फीचर मोस्ट डिफिकल्ट। सर मतलब जो आपने बोला 14 स्टेट्स की मेजॉरिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट 14 स्टेट सिंपल मेजॉरिटी, 14 स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो देंगे, उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए उधर, उसके बाद आपको वो मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, ये सुना है जीएसटी, ठीक है। नाउ सी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सेंटर एंड स्टेट हैड द पावर ऑफ इंपोजिंग टैक्सेशन, ठीक है। जब यह आ गया वन नेशन वन टैक्सेशन, क्या था पर्पस? सेंटर के और स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको एक में मर्ज करना, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ गया कि जो हर स्टेट की सिंगल और इंडिविजुअल पावर थी रिगार्डिंग द टैक्सेशन, वो कब कर ली गई। तो डेफिनेटली अगर ये करना था तो कौन सा फॉलो किया गया प्रोसेस? दिस वन, ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया? विद इन द पार्लियामेंट उसको पास किया गया विद द स्पेशल मेजॉरिटी। कैसा होता है मेजॉरिटी? बताओ ये वाला स्पेशल मेजॉरिटी, हाउ इट वर्क्स?
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दोनों हाउस पार्टिसिपेट करेंगे सेपरेटली, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नाउ जिस भी लेट्स से हम इसको ही मान लेते हैं, किसको, एक बिल आया हुआ है जीएसटी का, ठीक है। अब जिस दिन ये बिल आएगा, ठीक है, अब दो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी दोनों हाउसेस को जब भी बिल उनके यहां पे जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये होगा, ठीक है, कि जब भी बिल आएगा 50% प्लस 1 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन हाउस के अंदर। सो इन केस ऑफ लोकसभा कितना होगा वो, राइट, 273 प्लस एनी हाउ। चलो मानते हैं कि उस दिन कितने लोग आए होंगे, 300। नाउ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका 2/3 सपोर्ट चाहिए फिर, मतलब कितना, एटलीस्ट 200 वोट्स चाहिए उस बिल के सपोर्ट में। देन ओनली बिल कहां से पास होगा, लोकसभा, फिर कहां जाएगा वो, राज्यसभा। अगेन रिमेंबर वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिल कैन बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा ऑल्सो, जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहां पर भी 50% प्लस 1, यहां कितना होगा, कितने मेंबर्स चाहिए, अराउंड 125 के आसपास चाहिए, ठीक है। चलो मान लो 150 प्रेजेंट थे, अगर 150 है तो कितना चाहिए होगा इसका, 2/3, कितना होगा 2/3, 100, ठीक है। तो 100 वोट्स मिलने चाहिए उस दिन उस बिल को, राइट। तो ये क्या हो गया, पास हो गया फ्रॉम बोथ दी हाउसेस, बट एज इट वाज चेंजिंग व्हाट, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अब ये बिल किसके पास गया, टू ऑल 28 स्टेट, सबके पास जाएगा वो, ठीक है। और उनकी जो विधानसभा हैं, असेंबलीज हैं, वो पास करेंगी अपने अपने असेंबली के अंदर विद अ सिंपल मेजॉरिटी, कि कितने मेंबर्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने आएंगे 50% प्लस 1 वोट चाहिए उनका, दैट्स इट, वहां सिंपल मेजॉरिटी। और अगर आउट ऑफ 28 स्टेट्स जैसे क्या टच हो गया 14 स्टेट्स का नंबर, बिल विल बी डीम्ड एज पास्ड। हाँ, उसके बाद में साइन करेगा कौन, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अलग बात है, लेकिन बस इतना ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिस भी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, अगर 30 स्टेट्स कल को हो जाए 15, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर सिर्फ ये वाला होता, कौन सा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, तो बस इतना होता प्रोसेस, फिर वो स्टेट का वहां पे मामला नहीं आता। बट एज इशू वाज ऑफ द फेडरल, तो वहां पे कौन आएंगे, स्टेट्स भी आएंगे। क्लियर हुआ पूरी बात यहां तक। सर एक बात, आपने बोला तो जीएसटी, हाँ, जीएसटी इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स जो भी स्टेट के पावर कम करनी है, पावर कम नहीं किया है, कलेक्टिव पावर हो गई। रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट अ जीएसटी, व्हाट गवर्नमेंट डिड, ठीक है भाई, जीएसटी एक काउंसिल नाम की बॉडी भी है, पता है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। कौन बैठता है इसके अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, ठीक है, वो होती है चेयरमैन उसकी। दूसरा स्टेट, मतलब उनका डेप्यूटी जो है, ठीक है, वो बैठते हैं, प्लस हर एक स्टेट से एक एक मेंबर, राइट। और अगर कोई भी प्रपोजल पास करना है रिगार्डिंग टू जीएसटी, 75% वोट चाहिए होते हैं उसको पास करने के लिए, ठीक है। एंड यूनिक थिंग इज सेंटर हैविंग ओनली 33.33% का वेटेज एंड स्टेट्स आर हैविंग 66.66% का। अब ये बताओ, क्या दोनों में से कोई भी इंडिविजुअली कुछ पास कर पाएगा क्या, नहीं। ये जीएसटी काउंसिल है। So GST was not about taking the power from the states. It is simply about individually power हट गई उनकी, right? Now they are having a power in a collective manner. समझ में आया, ठीक है, चलो। Then come to the parliamentary government, ठीक है। Now we have a parliamentary government, ठीक है। Even parliament इंडिया में भी है, parliament यूएस के अंदर भी है, but we call them प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई, क्या होंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बताइए, थिंक अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो अगेन वी हैव अ नॉमिनल एंड रियल हेड, दो टाइप्स का हमारे यहां हेड है, ठीक है, नॉमिनल एंड रियल हेड, ठीक है। और ये रियल हेड कौन होते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर, जो कहां से इलेक्ट होके आते हैं, फ्रॉम दी पार्लियामेंट, जरूरी लोकसभा से ही आए, ठीक है। बट हाँ,
जिस भी पार्टी को अपना पीएम बनाना है, डिसाइड करना है कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, दे शुड हैव अ मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। यह नाम लो उसका, ठीक है। गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? टुवर्ड्स लोकसभा, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। ये कोर फीचर्स किसके होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। बिकॉज इफ यू सी यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, वो दोनों है नॉमिनल एंड रियल हेड, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट बनानी है, बनना है, वहां का प्रेसिडेंट, नो एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मेजोरिटी इन देयर कांग्रेस, जो आगे पार्लियामेंट वगैरह है, ठीक है। वहां पे कोई रोल नहीं होता इन भाई साहब का, क्लियर हुआ? एंड वहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की टुवर्ड्स देयर पार्लियामेंट। दैट इज हाउ पार्लियामेंट्री एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया। देन वी आर हैविंग व्हाट? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? ये बताओ, क्यों चाहिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी? So that they can, if any kind of law is implemented, to check whether it is suitable for people or not. Or even whether it is as per the principles given in the constitution or not, ठीक है। सो अब अगर ऐसा हो जाए कि भाई जुडिशरी के अंदर भी किसके लोग आ जाएं? गवर्नमेंट के, राइट। तो जो गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज हैं उस पर चेक कौन रखेगा फिर, राइट? सो टू मेक श्योर कि भाई लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये दोनों अपनी पावर्स लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए क्या करें? एक्सरसाइज करें। इसके लिए वी आर हैविंग व्हाट? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंट है? नो, व्हेनेवर यू से इंडिपेंडेंट, कैसे बोल पा रहे हो आपकी वहां इंडिपेंडेंट है? वो कुछ तो फीचर्स होंगे ना, बेस्ड ऑन विच वी आर सेइंग कि वो क्या है? इंडिपेंडेंट इन नेचर। क्या है वो फीचर्स? नहीं, वो पॉलिटिकल लैंग्वेज बताओ, इसके नॉर्मल वाले नहीं। अब वो जज कब हो जाए यू डू नॉट नो। अच्छा, अभी कौन है इंडिया का सीजेआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? BR गवाई, ठीक है। अच्छा, वो याद है। हाँ, आगे बताइए कि भाई इंडिपेंडेंट हमारी जुडिशरी है, कैसे मालूम पड़ता है ये चीज? क्या आप बात कर रहे हो? ठीक है, रिमेंबर फर्स्ट विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। क्या गवर्नमेंट किसी को भी चाहे जज बना सकती है क्या वहां पे? नॉट पॉसिबल, ठीक है। सुना होगा एक टर्म कोलेजियम सिस्टम, सुना है, राइट? कि व्हेनेवर प्रेसिडेंट हैव टू अपॉइंट एनीवन एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दे हैव टू कंसल्ट अ ग्रुप ऑफ जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। 5 जजेस का जो ग्रुप होता है, इट इज कॉल्ड अ कोलेजियम, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट वो इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली, उनके जो भी सैलरीज वगैरह है, इट इज व्हाट? चार्ज्ड ऑन CFI, दैट इज स्टेट फंड ऑफ इंडिया। ये क्या है? उस पे चार्ज्ड वो फंड्स होते हैं जिसपे कोई वोटिंग नहीं हो सकता। मतलब बैठा पार्लियामेंट वहां पे कि इसकी सैलरी रोको, किसकी? CJI की। पॉसिबल ही नहीं है, ना तो रोक सकते हैं ना तो कम कर सकते हैं उनके टेन्योर के ड्यूरिंग, ठीक है। और जजेस अनबायस्ड रहें, ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है? प्रोविजन है कि आफ्टर द रिटायरमेंट दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? वो अलग बात है, आजकल गवर्नर बन रहे हैं जजेस, तो अभी उसको लगना चाहिए, ठीक है। अभी तक फिलहाल लीगल ऑफिसेस लेने के ऊपर क्या है? वहां पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। सो थ्रू दिस दे मेंटेन व्हाट? कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या रहे? इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। इवन अगर आप बात करो रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस, बहुत ही क्या है? कॉम्प्लेक्स रखा है, नॉट इजी टू रिमूव, ठीक है। सो दैट वो क्या रहे? वो एश्योर्ड रहे कि दे कैन गिव अनबायस्ड डिसीजन। मालूम पड़ा डर है बार बार कि निकाल देंगे मोदी जी यहां से बाहर, नहीं है, ठीक है। तो वो डर ना हो, दैट्स वाई जो उनका इंपीचमेंट का प्रोसेस है बहुत ही क्या है?
complex. A federal system with the unitary feature. ठीक है. Now what do you mean by federal? What do you mean by federal? अभी पढ़ा था फेडरल फीचर्स जीएसटी. पावर इज डिवाइडेड. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टर्म कहीं मेंशन्ड है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है मेंशन्ड? व्हाट इज आर्टिकल 1? हाँ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स? भाई एक आर्टिकल 1 क्या शो करता है? हमारा नाम. ठीक है. इंडिया दैट इज भारत. ठीक है. नंबर 2 नेचर कि हम क्या हैं? यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है. नाउ ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है ये समझ लो पहले यहां पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट विद द स्टेट्स. कि स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया हो, कल को उनका मन चाहे तो क्या हो जाए, हमसे अलग हो जाए. नहीं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एग्रीमेंट. एंड नंबर 2 नन ऑफ द स्टेट हैव अ राइट टू secede फ्रॉम द कंट्री. कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता. ठीक है. बिकॉज जब भी आप फेडरल टर्म यूज करते हो इट इज लाइक मोर ऑटोनॉमी गिवन टू द स्टेट्स. ठीक है. इसलिए वो टर्म यहां यूज तो नहीं किया गया बट व्हेन यू सी द फीचर्स, ठीक है, वो फीचर्स अपने आप में क्या है? फेडरल. ठीक है. अब बताओ फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं भाई? फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं? हाँ, यस. ठीक है भाई. पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां पर है? इवन इन द स्टेट्स आल्सो ना भाई. स्टेट हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, हैविंग देयर ओन एग्जीक्यूटिव. ठीक है. इवन व्हेन यू टॉक अबाउट 7th शेड्यूल किसके बारे में है? 7th शेड्यूल किसके बारे में है? लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. पावर इज व्हाट? डिवाइडेड. ठीक है. और बताओ क्या होगा? और क्या होगा हमारा फेडरल फीचर? कब? जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी की चलो ठीक है, इसको मान लिया. और कुछ बताओ. चलो ठीक है. यहां पे एक लिख लेते इसको यहां पे कि कहां गया इरेजर? है नहीं क्या इसका इरेजर? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं. ठीक है. चलो इसको मान लेते हैं यहां पे कि जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, उसमें जो दिया हुआ है स्पेशल मेजॉरिटी. बस. हाँ, अब बात करो कुछ और. बोलो भाई. टाइम लो ना, 2 मिनट आपके पास है, आराम से सोचो. टेक योर टाइम. यस. कंफर्म नहीं है बट कभी हाँ. खुद की स्टेट सर्विसेज या एग्जीक्यूशन बॉडी है. ठीक है. या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है. ठीक है. तो ये मान लो भाई स्टेट के पास जो अपने ना अपनी लाइक ब्यूरोक्रेटिक पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसे मान लो उसके अंदर. बताओ. सर ट्रेड के बारे में डिसीजन. ट्रेड इसके बारे में ट्रेड्स नहीं. एक्सपोर्ट्स.
वेट 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 वेट, ठीक है, ये तुमने, हाँ ये हो गया, राइट। वन मोर थिंग, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सो दैट अगर कल को अगर सेंटर एंक्रोच करे इन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, तो कहां जाएगा स्टेट? अगर सुप्रीम कोर्ट बायस्ड हो तो, अरे भाई हाई कोर्ट, ठीक है। और यहां पे जो होगा इट विल बी लाइक रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अमेंड करना इजी है? नहीं। तो गुड पॉइंट। तो ये सारे क्या थे आपके फेडरल फीचर्स। और इवन वन मोर थिंग, ठीक है, देखो हम लाइक व्हेनेवर यू से कि कोई एक बिल कौन पास कर रहा है? सेंटर बिल पास कर रहा है। रिमेंबर इन एवरी बिल देयर इज एन कंसेंट ऑफ स्टेट। भले वो कोई बिल स्टेट से नहीं पास हो रहा बट कंसेंट है स्टेट का। कैसे? राज्यसभा में, ठीक है, बिकॉज राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन है? स्टेट्स का, ठीक है, और लोकसभा में किसका होता है? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट्स ऑलरेडी यहां पे क्या है? रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो यू कैन से बाइकैमरलिज्म जो है उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं इसको प्रोटेक्ट, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बाइकैमरलिज्म? टू हाउसेस, ठीक है। इवन इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वी हैव अ टू हाउसेस इन महाराष्ट्र, राइट। हाँ, बट हमने क्या बोला कि हम कंप्लीटली फेडरल हैं क्या? नहीं। इंडिया हैविंग व्हाट? यूनिटरी बायस्ड, ठीक है। क्यों रखा गया है? बिकॉज वी ऑल नो हम एक डाइवर्स कंट्री हैं, तो पॉसिबिलिटीज थी कि क्या हो जाए, कल कंट्री अलग हो जाए, इसलिए यूनिटरी फीचर्स आर डोमिनेंट ओवर दी फेडरल फीचर्स। बिकॉज इवन इफ यू गो इन द लक्ष्मीकांत 6 to 7 फीचर्स किसके होंगे? फेडरल के। 16 किसके हैं फीचर्स? यूनिटरी के, राइट। तो अब यूनिटरी रखा क्यों? वी नो, बट कौन से हैं यूनिटरी प्रोविजंस? हाँ ठीक है, वो अगेन बाद में करते हैं उसको। प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी, राइट, जो लिख भी लेते हैं यहां पे इमरजेंसी प्रोविजंस, उसमें सब आपका हो जाएगा इंक्लूडेड। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, कि भाई अल्टीमेटली अगर स्टेट से कोई बिल पास होता है लोक उनकी राज्यसभा से, विधानसभा से, किसका उस पर चाहिए होता है कंसेंट? गवर्नर। और इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किस किस पे काम करता है कंसेंट पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो एक हो गया ये भाई साहब। और बताओ, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल बॉडी टू कंडक्ट इलेक्शंस, ECI, ठीक है, सिंगल ऑडिटिंग बॉडी, CAG। और इन सब में अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर। नहीं, डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, डिफेंस में हर कंट्री में एक सिंगल ही होता है, फिर वहां फेडरलिज्म नहीं चलेगा। और कौन से फीचर्स जो शो करते हैं? अभी अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्या स्टेट्स को हर एक मैटर में अलाउड है क्या अमेंडमेंट में इंटरफेयर करना? नहीं, ओनली इन सर्टेन मैटर्स, ठीक है। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट, इट ऑल्सो शोज व्हाट? यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया। समझ में आया? ठीक है। तो बहुत से फीचर्स हैं, ये कुछ आपके उसमें से फ्यू हैं। और हाँ, पार्लियामेंट कैन डिस्ट्रॉय एनी स्टेट। समझ में आ रहा है? यस, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ व्हाट? स्टेट्स, ठीक है। एक और टर्म आप यूज करना है, इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नो वन कैन ब्रेक इंडिया बट पार्लियामेंट कैन ब्रेक द स्टेट्स, ठीक है। कल को अगर देवेंद्र फडणवीस बोले कि हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, महाराष्ट्र को, कुछ नहीं होगा उनके बोलने से, जब तक वो बिल कहां नहीं पास होगा? पार्लियामेंट में। और लेट्स से फडणवीस कुछ नहीं बोल रहे और मोदी जी उठे एक दिन सुबह कि सपना आया था मेरे को कि वी शुड हैव अ व्हाट? सेपरेट मराठवाड़ा एंड विदर्भा। वो चाहे उठे पार्लियामेंट में आए और बिल पास कर सकते हैं, वो फडणवीस को पूछेंगे भी नहीं। यस, ठीक है। होता क्या है, एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें नहीं प्रेसिडेंट बोलता है यार एक बार पूछ तो ले उससे।
यस, इफ यू सी द आर्टिकल 3 का प्रोविजन, ठीक है, आर्टिकल 3 इज ऑल अबाउट न्यू स्टेट्स क्रिएशन, स्टेट्स का क्रिएशन, उनकी बाउंड्रीज चेंज करना, उनका नाम चेंज करना, व्हाटएवर इट इज। पार्लियामेंट में बिल इनिशिएट होने से पहले कहा जाएगा इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट कैन आस्क कि एक बार कंसेंट किसका ले लो, स्टेट का। इवन इफ दे से नो, दे कैन से यस। कोई मतलब नहीं कंसेंट का, इट इज जस्ट अ एडवाइजरी, ठीक है। तो इवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो आपका आर्टिकल 3 है, ये भी क्या शो करता है, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये बहुत से फीचर्स हैं, ये उसमें से कुछ आपके हैं, जब लक्ष्मीकांत पे आएंगे तब जाएंगे डीप डोलिंग में, राइट। फिर आते हैं किसके ऊपर, ऑन द सेक्युलर स्टेट, ठीक है। भाई सेक्युलर स्टेट अगर इंडिया है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फर्स्ट बताओ व्हाई इंडिया इज सेक्युलर, ठीक है। डाइवर्स नहीं, मल्टी रिलीजियस पॉपुलेशन, ऐसा बोलो ना यार, ठीक है। बिकॉज इंडिया इज व्हाट, मल्टी रिलीजियस, ठीक है। नाउ जो हमने अडॉप्ट किया है इंडिया में सेक्युलरिज्म, इज डिफरेंट फ्रॉम दी वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कहां अडॉप्ट हुआ है, यूरोप के अंदर। वहां पे क्या है, स्टेट और चर्च कंप्लीटली क्या है, सेपरेट, मीन स्टेट एंड रिलीजन। ना तो स्टेट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन और ना ही इन द मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है। वहां पे वैसा है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इट इज ऑल अबाउट कि स्टेट विल गिव अ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स। समझ में आ रहा है? तो इसका ये भी मतलब है कि स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ religion on the grounds of social justice and fundamental rights, on the grounds of social justice, fundamental rights, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ठीक है। भाई वहां पे क्यों गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, वुमेन्स के राइट्स के लिए आर्टिकल 14 वहां वायलेट हो रहा था, ठीक है। सोशल जस्टिस का जो कॉज था वहां पे वो इशू था, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंटरवीन्ड, और वो अलाउड है, ठीक है। जिस टाइप का सेक्युलरिज्म हमने अडॉप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो प्रियम्बल में टर्म कब ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो क्या उससे पहले संविधान हमारा सेक्युलर नहीं था क्या, था, कैसे मालूम पड़ता है, इस बार का देखा क्वेश्चन पेपर यूपीएससी वाला, ऐसे पूछता है बार बार वो कि क्या है वो मत बताओ, कैसे है वो बताओ पहले यहां पे, ठीक है। रिमेंबर आर्टिकल 14 क्या बात करता है, सबके लिए इक्वालिटी है, 14, 15 एंड 16 तीनों उसकी बात करते हैं, ठीक है। एंड देन इफ यू सी आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, ठीक है, जहां पे आपका क्या है, रिलीजियस फ्रीडम के जो राइट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। सो दीज थिंग्स एक्चुअली शोकेस कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ऑलरेडी सेक्युलर, बस बाद में ये टर्म एंटर किया गया है, ठीक है। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस व्हाट, कि भाई रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, एनीथिंग, ठीक है, एवरीवन हु इज व्हाट 18 प्लस, स्टार्टिंग में कितना था ये 21 प्लस, ठीक है, विल बी हैविंग व्हाट वोटिंग राइट्स, ठीक है, राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, एंड अल्टीमेटली वेरी यूनिक प्रोविजन, कौन सा, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। नाउ इमरजेंसी प्रोविजंस को रखने का लॉजिक क्या था, क्यों लाएंगे, बिकॉज सी नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनमें ये प्रोविजंस नहीं है, इंडिया इज वेरी यूनिक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो क्या था मतलब ऐसा रीजन कि लाना पड़ा इमरजेंसी को या उसके प्रोविजंस को। अच्छा हमारे यहाँ पे कितने टाइप की इमरजेंसीज हैं, 3 टाइप्स, कौन कौन से आर्टिकल, एंड, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। बिकॉज सी इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी कंट्री एकदम स्मूथ फेस से गुजरे हमेशा, ठीक है। और रिमेंबर व्हाट दे थॉट वैसा हुआ भी, राइट। 1962 से लेकर 1971 तक इंडिया फॉट 3 वॉर्स, ठीक है।
अब ऐसा हो जाए कि लाइक कंट्री है इन अ वॉर, ठीक है, एंड स्टेट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग, इश्यूज हो जाएंगे वहां पे। दैट्स व्हाई वी ब्रॉट व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और अलग बात है मिसयूज भी हुआ इसका, बाद में उसमें टर्म चेंज कर दिया गया, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रेसिडेंट रूल। इफ स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर कैन गो एंड टेक द पावर्स इन देयर हैंड। फिलहाल के लिए इतना समझो अभी, राइट। एंड एट द एंड यू हैव अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक इंडिया में यूज नहीं हुआ है, ठीक है। so these are the emergency provisions। कुछ भी डाउट यहां तक? सर जो सिंगुलर स्टेट की बात होती है, हाँ, जहाँ पे सेंट्रल कैन इंटरवीन इनटू रिलीजन, हाँ, ठीक है, तो शाहबानो केस इसमें सूट होता है, सारे केस आएंगे, ठीक है। सी बात ऐसी आती है कि व्हेन सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ जजमेंट, शाह बानो या सायरा बानो दोनों में सुप्रीम कोर्ट आया था, और उनके जो वर्डिक्ट थे, ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग नहीं गया, राइट। व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट देन हैविंग देयर ओन जस्टिफिकेशंस कि एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैव देयर ओन राइट टू डिसाइड कि वो उनके सुटेबल क्या चीजें हैं। तो इवन दे आर सेइंग कि वी आर प्रैक्टिसिंग व्हाट सेक्युलरिज्म, वी आर नॉट एनफोर्सिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस ऑन देम। इंपोज नहीं करना है, उनके अंदर से आने दो चेंजेस। समझ में आया? बिकॉज ये हमने अडॉप्ट क्यों किया? सो दैट माइनॉरिटी शुड नॉट लिव इन अ फियर कि मेजॉरिटीज हमारा कल्चर हार्म कर देंगे एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए वो उनका जस्टिफिकेशन था वहां पे, ठीक है। नाउ अब यहां पर आते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि भाई इंडिया में जो इंडियननेस जो टर्म है वो एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बिकॉज क्या वो कहीं पे कोई भी डिफरेंशिएट करता है क्या? अपर कास्ट, लोअर कास्ट, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन? नहीं ना, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली समथिंग, ठीक है, जो सबको क्या देता है? एक कलेक्टिव एंटिटी, फंडामेंटल राइट्स। कि हम सब क्या अलग अलग हैं क्या? वी ऑल डू एंजॉय द सेम फंडामेंटल राइट्स। आप कहीं भी जाओ इंडिया में, राइट। दैट एंश्योर्स व्हाट? कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। और अल्टीमेटली भाई ये हमारे जो भी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स, हर एक जो चीज है उसे करता है रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल योर DPSP, ठीक है। बाकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स और राइट्स हैं वो ऑलरेडी कहां प्रेजेंट है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। और सबसे मेन चीज कि भाई ये अपने आप में क्या है? एक अथॉरिटी टेक्स्ट। एग्जाम्पल एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। तो अगर उसने बोला है तो करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ कि भाई संविधान कुछ चीजें क्या करता है? एनफोर्स करता भी है, राइट। और इवन इट इज हैविंग व्हाट कि भाई अल्टीमेटली जो भी आपके बहुत से लाइक इंडिया अगर हम बात करें, ठीक है, यू विल नॉट फाउंड कि हमने कोई एक फॉलो की है फिलॉसफी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, नहीं। हमने क्या किया है? वी फॉलोड एवरीथिंग जो हमें लगा कि यस दिस इज सुटेबल फॉर आवर कंट्री, वी अडॉप्टेड दोस फिलॉसफीज, दोस प्रिंसिपल्स। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इशू ये होता है कि आखिरकार, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज में जो आपका क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है। लाइक पाकिस्तान, दे हैव, ठीक है, बट अगेन फ्रांस 1789 जब हुआ था वहां पे स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रॉम दैट टाइम टू 1940 दे हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशन, 5 अलग अलग आते गए हर 20-30 साल पे एक, ठीक है। म्यांमार बना तो लिया, क्या हाल है किसी को नहीं पता, राइट। अफ्रीकन कंट्रीज ऑलमोस्ट वही हाल है, ठीक है। नाउ ये सिचुएशन आती कब है? ठीक है, जब प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन प्रोविजंस आर फॉर्म बाय हुम? मिलिट्री लीडर्स। दे आर नॉट द लीडर्स ऑफ पीपल, दे आर सिंपली व्हाट? बाय फोर्स। एंड सेम कि इवन वो भी लीडर्स जो लोगों के बीच में क्या नहीं होते? पॉपुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में, ठीक है। अब जो म्यांमार के फ्रीडम फाइटर थे, लाइक जो वहां गांधी जी बोल लो आप उनको, ठीक है, प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज जस्ट अ लीडर ऑफ द प्लेन रीजन्स ऑफ म्यांमार, नॉट ऑफ द हिली रीजन्स, नॉट ऑफ द ट्राइबल पीपल। इशू क्या है? आज म्यांमार सिविल वॉर के अंदर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, बहुत जगह पे इश्यूज क्या हो जाता है?
स्ट्रिंजेंट, जो विद टाइम चेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है। और इवन ये भी होता है रीजन, ठीक है, कि बहुत बार, ठीक है, जो लोगों के लिए प्रोविजंस हैं वो उसमें होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसके लिए प्रोविजन नहीं है उसके अंदर? दे हैव अ प्रोविजन फॉर वुमेन्स, चिल्ड्रंस, SC, ST, ठीक है, इवन योर EWS, माइनॉरिटीज एंड बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है। सो जब हर किसी के पास कॉज होता है, ठीक है, सो दैट दे कैन कॉल देमसेल्फ कि यस वी आर इंडियन, क्योंकि उनका राइट्स दिए हुए। तो अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली लोग क्यों फॉलो करेंगे उस संविधान को, उस पेपर को, राइट। एंड दैट इज समथिंग जहां पे इंडिया प्रिवेल करता है। एक्चुअल में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो दीज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, प्रेडिक्शन किया था इन लोगों ने, इंडिया विल नॉट रिमेन यूनाइटेड फॉर मोर देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स अगर हम रहेंगे साथ में, टूट जाएगा इंडिया, राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्क क्या था हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2 साल 11 महीने लगा उसको बनाने में, ठीक है। इट वॉज लाइक 3 बार वोटिंग हुआ उसके ऊपर, 2 बार अमेंडमेंट हुए उसके ऊपर, एंड मोस्टली 8,000 अमेंडमेंट्स वर प्रेजेंटेड, 5,000 वर एक्सेप्टेड। तो कहीं जाके क्या बना हमारे यहां पे? एक रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंडली, कि जो लीडर्स थे जिन्होंने बनाया, दोज हु आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर द लीडर्स ऑफ पीपल। मतलब उन्होंने कन्वे किया, जस्टिफाई किया कि सी ये जो प्रोविजन है ये आपके लिए भी हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर, दलित्स, जयपाल सिंह, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ये 2 जो मेन कंसर्न्स थे ये डील हो गए वहां से। दैट इज हाउ कि भाई इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द USA, ये 3 प्राइम एग्जांपल। हालांकि USA सफर किया है, अलग बात है, बट ठीक है, 1865 के बाद से अब उतने बड़े इश्यूज नहीं आए। अब इसमें एक वन ऑफ दी, पता है क्या रीजन है कि इन कंट्रीज ने जिस भी इशू के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, उन सबको कहां जगह दी? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, भाई बहुत से प्रॉब्लम्स थी। व्हाई पीपल वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? क्यों फाइट कर रहे थे भाई? कुछ तो कंसर्न्स होंगे, राइट? तभी तो फाइट किया ना उन लोगों ने। इकोनॉमिक इनजस्टिस, पॉलिटिकल इनजस्टिस, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ सप्रेशन, इक्वल ट्रीटमेंट ना होना, राइट। नाउ इमेजिन करो, तुमने जान दे दी अपनी उस कॉज के लिए और हम इंडिपेंडेंट हो गए और उस कॉज को कहीं जगह मिली ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे फ्रीडम फाइटिंग के जो एस्पिरेशंस थे ना, हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया? उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। सो इट एक्चुअली कन्विंस द पीपल कि हाँ ठीक है, जिस चीज के लिए हमने फाइट किया, दोज थिंग्स आर इन दैट बुक, राइट। तो आउटकम निकला वहां से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है, कि भाई क्या क्या फिलॉसफी फॉलो हुई। देन यहां पे आता है एन ओवरव्यू कि कैसे फॉर्म हुआ हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सी, डिमांड बहुत पहले से थी, राइट। भाई इंडियंस का ये बोलना था कि इंडियंस को पावर होनी चाहिए इंडिया के रिगार्डिंग रूल्स बनाने को, बिकॉज जो भी रूल्स हमारे पास आ रहे थे, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये सब कौन पास कर रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ इमेजिन ब्रिटिशर्स वर डूइंग दैट वर्क और वहां पे कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। तो हमारे इश्यूज क्या है वो कौन बता पाएगा अच्छे से? हम खुद या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और ये बात सबसे ज्यादा कब तेज हुई? जब कौन आया इंडिया में? साइमन कमीशन, ठीक है। भाई दे केम हियर टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सो दैट उस पे वो जो बनाएंगे रिपोर्ट, अकॉर्डिंगली न्यू एक्ट विल बी पास्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड ऑल द मेंबर्स वर यूरोपियंस, ठीक है। एंड दैट वाज आवर मेजर कंसर्न। आप हमारे लॉ बनाओगे, डेफिनेटली मेंबर्स शुड बी इंडियन विद इन इट। नहीं किया तो हमने क्या किया? अपना खुद एक ग्रुप बना लिया। कौन सा? नेहरू कमिटी, ठीक है, अंडर मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने एक ड्राफ्ट किया और शोकेस कर दिया, यस इंडियंस आल्सो हैव दैट एबिलिटी। बट प्रॉब्लम क्या था? हिंदू एंड मुस्लिम्स, राइट। जैसे आया ये ड्राफ्ट, हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग शुरू हो गए कि नहीं ये नहीं चाहिए हमको। देन जिन्ना केम विद द 14 पॉइंट्स,
राइट, बट ठीक है, इट वॉज आवर फर्स्ट एफर्ट, ठीक है, लेकिन फ्रूटफुल नहीं रहा. बट देन इन 1934 एमएन रॉय, कौन? एमएन रॉय, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड कि नहीं, किसी एक कमिटी के बैठने से बात बनने वाली नहीं है, वी नीड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें लोग कौन बैठेंगे, वहां पे बैठेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया. वो अपना इनपुट देंगे और उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो एमएन रॉय वाज दैट फर्स्ट पर्सनालिटी जिन्होंने बात की इंडियंस के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. ठीक है, अब इसके बाद भाई डेफिनेटली ब्रिटिश कोई भी माइंड था ही देने का ऐसा, बिकॉज मतलब क्या हुआ, देन हाउ दे कैन रूल ओवर इंडिया थैंक्स टू वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, वो नहीं आता, ये फोर्स नहीं होते, राइट. तो भाई जैसे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ 1939, कांग्रेस नाराज हो गई, हमसे नहीं पूछा. भाई इंडियन सोल्जर्स वर सेंट, ठीक है, टू फाइट इन द अफ्रीका, इन द मिडल ईस्ट एंड इन द यूरोप, बट दे डिड नॉट कंसल्टेड विद द इंडियन लीडर्स. अगर इंडिया के सोल्जर्स जा रहे हैं मींस व्हाट, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, और देखो भाई 1929 के बाद से व्हेन वी डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, तो भाई हमारा मतलब वही था कि नाउ वी वांटेड व्हाट, फुल ऑटोनॉमी, सोवरेनिटी. ठीक है, अब वो जब नाराज हुई, बट प्रॉब्लम ये था कि भाई ब्रिटिशर्स को हमारा हेल्प चाहिए था, हमारे सोल्जर्स चाहिए थे. दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड कि 1940 में ऑफर दिया, ऑगस्ट ऑफर. कौन सा? ऑगस्ट ऑफर. ठीक, क्या बोला, अभी हमको हेल्प कर दो, वॉर खत्म होने के बाद हम सोचेंगे और आपके लिए क्या बनवा देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमने बोला नहीं, ये सेम जो लगाया था चूना कब लगाया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. लाइक एवरी इंडियन लीडर्स भाई दे गो बियॉन्ड देयर लिमिट. ठीक है, इंडियंस कहां भेजा गया, वर्ल्ड वॉर 1 के फ्रंट पे, और क्या मिला एट द एंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. समझ में आ रहा है? तो बोला कि नहीं, इस बार डू इट राइट नाउ, प्रॉमिस नहीं चाहिए. बोले कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं. 1942 एक और किया उन्होंने एफर्ट, क्या भेजा इंडिया में, क्रिप्स मिशन, वापस सेम प्रोविजंस. ठीक है, लेकिन हाँ इन सब का अच्छा बात था एक, इनमें से किसी ने भी जिन्ना की बात नहीं सुनी. डिमांड ऑफ पाकिस्तान, नन ऑफ देम एंटरटेन्ड. ठीक है, तो वो तो हमें इसके अगेंस्ट थी, बट इवन द कांग्रेस वाज लाइक कि नहीं, हमको ऑफर नहीं चाहिए, वी नीड एक्शन. ठीक है, अभी हमको डिक्लेयर करो एज अ सॉवरेन कंट्री. ठीक है, मेक आवर असेंबली एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं माना. ठीक है, देन इंडिया लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. ठीक है, और इमेजिन करो मल्टीपल फैक्टर्स जब एक साथ आ गए, क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ था ही. ठीक है, और रिमेंबर दिस टाइम इट वाज नॉट नॉन वायलेंट, इट वाज प्रीटी वायलेंट. ठीक है, फर्स्ट इशू वहां पे आया. दूसरा, रिवोल्ट इन द इंडियन आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, आजाद हिंद फौज. ठीक है, और वो सोल्जर्स कौन थे, पार्ट ऑफ रॉयल इंडियन आर्मी. ठीक है, और रिमेंबर इट वॉज अ बेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि जो भी रिवोल्ट्स कहीं होते थे सप्रेस कौन करता था आगे वहां पे, आर्मी. जलियांवाला बाग मैसेकर, हु फायर्ड बुलेट्स, आर्मी. बट अब वही जो पिलर क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, उसके अगेंस्ट कर गया. नाउ इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम, ठीक है, टू लिव इन इंडिया. फाइनली, और इवन वहां पे गवर्नमेंट भी चेंज हुई. एक जो पर्सन थे पीएम विंस्टन चर्चिल, मतलब कंप्लीटली रेसिस्ट. ही वाज नॉट कंसिडरिंग इंडियंस एज अ ह्यूमन बीइंग्स. वो हमको डॉग से भी वर्स्ट मानता था उसकी फिलॉसफीज में. ठीक है, लाइक वी ऑलवेज ब्लेम हिटलर ना, कितने लोग को मार दिया, 60 लाख जो जूइश थे उनको डाल दिया. ठीक है, होलोकास्ट. इस भाई साहब ने कुछ नहीं किया, बंगाल से जो था ना फूड, वो क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया. 43 लाख बंगालीज मारे गए फेमाइन से, एक साल के अंदर 43 लाख. ठीक है, तो वही हाल था. बट अगेन 1946 में जब वहां पे इलेक्शंस हुए, ठीक है, एक न्यू पर्सन आता है, कौन, क्लीमेंट एटली, न्यू प्राइम मिनिस्टर. थोड़ा सॉफ्ट कॉन टुवर्ड्स इंडिया, बट मजबूरी भी थी, क्योंकि अब उनके पास नहीं थी पॉसिबिलिटी. इमेजिन करो लंदन पे 800 डेज बॉम्बिंग हुई थी,
तो वो अपना घर संभाले या हमको संभाले, नहीं थी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और जो ऑलरेडी इवेंट्स हुए थे इंडिया में विच शोड कि अब पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहां सस्टेन करने की। सो फाइनली क्या हुआ, एक लास्ट जो आता है इंडिया में मिशन जो पावर करता है ट्रांसफर, शुरुआत करता है उसकी, इट वॉज योर कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके दो पर्पस थे। नंबर वन, टू फॉर्म द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसका एक फॉर्मूला डिसाइड करना कि इंडिया में ये चीज कैसे बनेगी, ठीक है। और नंबर टू, ग्रेजुअली जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसकी पावर शिफ्ट करना कैसे, कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसमें इंडियन जो मिनिस्टर्स थे उनको एड ऑन करना, 1 साल उनको देना एक्सपीरियंस, एंड देन स्टार्टिंग में डेट था 1948 का मार्च में इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के लिए, कि 2 साल में दे विल गेट एक्सपीरियंस एंड देन हम कर देंगे पूरा इनको इंडिपेंडेंट। बट देन मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन लॉन्च किया उन लोगों ने, वायलेंस एट अ पीक, तो डिसाइड किया कि नहीं, अगस्त 1947 ही वो डेट है जहां इनको अलग करना है। तो कैबिनेट मिशन इन दो पर्पस के साथ इंडिया में आया था, कि इंडिया में कैसे फॉर्म होगा इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और नंबर 2 कैसे पावर ट्रांसफर होगा टू द एग्जीक्यूटिव। तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो दिस इज हाउ, ठीक है, चीजें वहां पे चलती हैं। तो समझा टाइमलाइन पूरा, लाइक स्टार्ट किया साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, देन एमएन रॉय, ठीक है, फिर लाइक वी सॉ कि किस तरीके से ऑफर हुआ हमें, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, एंड अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन, ठीक है। और फिर कहीं जाके हम प्रोसीड करेंगे फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए, ठीक। चलो अब देखो, अब अल्टीमेटली ये आता है कि जिन्होंने बनाया, ठीक है, बिकॉज एक चीज रिक्वायर्ड ये थी कि अगर वापस सिचुएशन कौन सी आती है, लाइक नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, कि कोई एक कमिटी होगी जो बनाएगी, बट प्रॉब्लम क्या होता है उसके अंदर, द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लाइक कौन मोतीलाल नेहरू, सीधी सी बात है भाई, वो क्या उससे अवेयर है? नहीं। ये क्या वहां से बिलोंग करते हैं? नहीं। तो आपने मेरे लिए बनाया प्रोविजन मुझसे बिना पूछे, तो ये क्वेश्चन मार्क वहां पे आने वाला था, राइट। तो ये हुआ कि कोई बात नहीं, कौन बनाएगा? जो लोगों के हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वही बनाएंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उस टाइम पे इंडिया में कैसे भी काम होगा, क्या सिर्फ एक अलग से चुनाव करवाए जाए, ठीक है, लोगों के बीच में, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जैसे अभी वोटिंग होती है, लोकसभा के टाइम वोटिंग होती है। बट प्रॉब्लम था पूरा इंडिया वॉज स्ट्रक बाय वायलेंस। जो स्टार्ट किसने किया था? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो बोला कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन की मशीनरी थी, कुछ नहीं था हमारे पास, राइट। तो फिर ये सोचा गया कि भाई देख, ना तो कमिटी का हमारे पास ऑप्शन है, और ना ही कंट्री में चुनाव करवाए जाए जस्ट फॉर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बोला कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, मतलब उस टाइम की विधानसभा, उसके मेंबर्स इलेक्ट करेंगे किसको? मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बॉम्बे प्रोविंस था, सिंध प्रोविंस था, ठीक है, बंगाल था, तो इन सब के, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, असम, तो इनके मेंबर्स करेंगे, इलेक्ट करेंगे किसको? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब देखो, सबसे मेन चीज क्या थी कि भाई अल्टीमेटली जब इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका था। अब ये था कि भाई इस इंडिया में 2 टाइप के स्टेट्स थे। नंबर 1 जो ब्रिटिश इंडिया था वो, विच वॉज डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिशर्स। नंबर 2 प्रिंसली स्टेट्स 565, ठीक है भाई, जगह तो उनको भी देनी थी क्योंकि अल्टीमेटली नाउ दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई जितने भी आपके प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां पे क्या होगा? इलेक्शन। वो जो उस टाइम के एमएलएज हुआ करते थे, दे इलेक्टेड किसको? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स हुए वो इलेक्ट कैसे हुए? थ्रू द प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड के थ्रू। ठीक है, मतलब लेट्स अगर ये असेंबली है, ठीक है, इस असेंबली में मल्टीपल मेंबर्स थे एंड एवरीवन हैव टू गिव व्हाट, नॉट अ वोट टू सिंगल मेंबर बट टू प्रेफरेंस कि ओके दिस कैंडिडेट माय फर्स्ट चॉइस, दिस वन सेकंड चॉइस, दिस वन थर्ड चॉइस। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हर एक जो प्रोविंशियल असेंबली थी वहां से आया। अब किस प्रोविंस से कितना आया डिपेंड करता था वहां के पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये हुआ हर एक स्टेट में हर 10 लाख जो वहां की थी पॉपुलेशन उस पे एक सीट असाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। राइट, इलेक्शंस हो गए और मेंबर्स वहां से आ भी गए। नाउ फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स वहां इलेक्शंस नहीं हुए, वहां पे जो किंग्स थे उनको नॉमिनेट करना था कि वहां से कौन कहां बैठने वाला जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। 93 मेंबर्स उनके भी थे, किसके, प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, तो वो सब वहां पे गए, ठीक है, और बैठ भी गए और अल्टीमेटली ठीक है जब काम शुरू हुआ सो भाई एक पर्पस बहुत क्लियर था कि 3 ऐसी बॉडीज बनेंगी जो अपने आप में क्या होंगी, ऑटोनमस। कौन कौन सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो इंडिया में सिचुएशन कैसी है, ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है और आपस में इंटर रिलेटेड भी है। समझ में आ रहा है, वी आर फॉलोइंग बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो उसका काम एग्जैक्टली कैसे होगा, साथ साथ ठीक है कि इनके अलावा पूरे सिस्टम के अंदर प्रोफेशनलिज्म आए, उसके लिए क्या बनाएंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन CAG। ठीक है, टू चेक कि प्रॉपरली अकाउंट्स यूसेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ECI फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, एंड UPSC SPSC वॉच डॉग ऑफ मेरिट कि मेरिटोरियस लोग कहां पर आए इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया, तो ये पूरा पर्पस था डिसाइड करने का। ठीक है, कि कैसे इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और रिमेंबर वी मेड अ प्रॉपर बैलेंस, किस चीज का, चेक एंड बैलेंस, कि कोई भी एक बॉडी ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी को रखा एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इफ पार्लियामेंट पासेस एनी लॉ, सुप्रीम कोर्ट कैन स्टक इट डाउन, एंड इफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स एनी जजमेंट, पार्लियामेंट कैन चेंज इट थ्रू अ लॉ। समझा, मतलब कोई भी एक्सट्रीम पावरफुल है क्या यहां पे, नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करेगी, दे आर आंसरेबल इन द लोकसभा, in the Rajya Sabha. Their actions can be scrutinized by the judiciary. तो सिस्टम क्या था, एकदम फुल प्रूफ। तो ये काम ठीक है इन लोगों का था। वेट, तो यहां पे दिया हुआ है व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, यू कैन रीड इट। प्रोसीजर डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, अब आता है मेन। ठीक है, चलो बॉडी बन भी गई पूरी, और ये बॉडी बनी कब, 9 दिसंबर 1946 को। कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सी एक्चुअल काम शुरू हुआ 15 अगस्त के बाद 1947, बट वही था ना कि उसके बाद से वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग। वी कैन नॉट वेट कि हाँ अभी चुने जाएंगे, 3 मंथ्स उसमें और जाएगा, टाइम था ही नहीं हमारे पास। सो व्हाट वी डिड, 1946 में ही सब काम खत्म कर लिया। ठीक है, असेंबली बन भी गई और असेंबली कौन से फिलॉसफी पे काम करेगी ये भी डिसाइड हो गया। डिसाइड कैसे हुआ, एक आया रेजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू विच वाज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो प्रेजेंट दिसंबर में हुआ और अमेंडमेंट डिस्कशन होते होते जनवरी में पास हुआ। राइट, और जब पास हो गया असेंबली में रुक गई। फिर डिसाइड ये हुआ कि नाउ आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस वापस क्या होगी, असेंबलीज फिर से बैठेंगी and then they start working on those foundational principles जो कहां डिसाइड हुआ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। समझा, ठीक है। अब ये काम था, चलो भाई बन भी गया, वो डिसाइड भी हो गया कौन सा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बात करेंगे उसकी, आगे आने वाला है वो। लेकिन इमेजिन करो इतना बल्कि जो था, ठीक है, जो बुक बनाई हम लोगों ने, तो क्या पॉसिबल था कि सिर्फ 5-6 लोग काम करेंगे मिलके, वो नहीं।
बोला हाँ ठीक है, एक ड्राफ्टिंग कमिटी होगी, राइट, इसका काम क्या होगा, रिफाइन करना। लेकिन हर एक मैटर पे सजेशंस देने के लिए क्या किया गया, 8 मेजर एंड 21 माइनर कमिटीज फॉर्म की गई विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, डीपीएसपी क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, सेंटर स्टेट के बीच में क्या होगा रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होंगे, कल्चरल राइट्स क्या होंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट SC STs एंड दी माइनॉरिटीज। फॉर एवरीथिंग वी हैड अ सेपरेट कमिटीज। उनके सजेशंस आए एंड रिमेंबर इट वाज नॉट लाइक कि क्लोज रूम डिस्कशन, कमिटीज ने डिस्कस किया, ड्राफ्टिंग कमिटी के पास गया एंड देन दे पुट दोज थिंग्स इन द फ्रंट ऑफ हाउस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और रिमेंबर हमारा एक्चुअल जो संविधान था वो रेडी हो चुका था 7 महीने के अंदर। बाय Feb 1948 इट वाज रेडी। लेकिन क्या बोला कि नहीं, नाउ लेट्स पुट दिस ड्राफ्ट फॉर दी पब्लिक ओपिनियन। लोग क्या सोचते हैं, जो लोगों के लीडर है वो क्या सोचते हैं। बहुत से चेंजेस आए, रिकमेंडेशंस आए, फर्दर मीटिंग हुआ, सेकेंड ड्राफ्ट बना, इवन वो भी कहां रखा गया, पब्लिक ओपिनियन के लिए। और जब उसके बाद जो बना डॉक्यूमेंट वो कहीं जाके साइन हुआ ऑन दी 26 नवंबर 1949 को। क्लियर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट। यहां पे दिया हुआ है, ड्राफ्टिंग कमिटी एक थी, ठीक है, एंड देन वी हैड अ वेरियस अदर कमिटीज। नाउ सबसे मेन चीज आती है कि व्हाट वाज देयर इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब एग्जाम के लिए यही रहेगा क्वेश्चन आने के लिए यूपीएससी में, दे में आस्क यू पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या था कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट था इंडिया विल बी व्हाट, अ सॉवरेन नेशन। ठीक है, एंड अगेन हमने अपना कंप्लीटली ओपन रखा था, एनीवन कैन ज्वाइन इंडिया। लाइक जो भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज हैं, फॉर एग्जांपल अर्लियर म्यांमार वाज आल्सो व्हाट, पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अफगानिस्तान पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, श्रीलंका पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबको था इनविटेशन, जिसको आना है आ जाओ, राइट। देन इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, ऑल द किंग्स, राइट। तो इन सब के लिए हमने बोला कि भाई हम क्या फॉर्म करेंगे, अपना एक यूनियन। ठीक है, नंबर 2 कि भाई इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही क्लियर था हम क्या अडॉप्ट करेंगे, फेडरल मॉडल। क्या बोला गया, एक्सेप्ट फॉर दोज पावर्स गिवन टू द यूनियन, ऑल द अदर पावर्स विल बी गिवन टू द टेरिटरीज। ठीक है, देन एज यूजुअल पीपल विल बी द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑल इंडियंस गारंटीड एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम्स एंड इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन। मतलब आर्टिकल 19 बोल लो, 25, 28 बोल लो, 29, 30, एवरीथिंग वाज देयर। ठीक है, सेम वे माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटीज के लिए जो स्पेशल था, ठीक है, इट वाज आर्टिकल 29 एंड 30। क्या है दोनों आर्टिकल, प्रोपोगेट, एजुकेशन, हाँ, इंस्टीट्यूशन दे कैन फॉर्म। 29 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 29? नो टैक्स ऑन, 28 है वो, 28 है। बताओ भाई, 29 में वो माइनॉरिटीज का टाइप्स, हाँ बोला है, लेकिन प्रोविजन क्या एग्जैक्टली उसके अंदर। रिमेंबर प्रोविजंस में यह है कि एवरी सेक्शन ऑफ द ग्रुप कैन प्रिजर्व देयर कल्चर। ठीक है, अब 29 की जब भी तुम बात करोगे ना, इट इज नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटीज, इट इज फॉर एवरी ग्रुप ऑफ सेक्शन। लेट्स से इफ योर मदर टंग इज मराठी, you are a part of that separate section. You are a Konkani, though your language is a majority in Maharashtra, but you are also having that right. Right? Then Article 30, हाँ, वो किसके लिए specifically है? For the
माइनॉरिटीज, ठीक है, कि माइनॉरिटीज हैविंग अ राइट टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो वो हो गया। बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए 5th एंड 6th शेड्यूल वाली जो हमने बात की भी थी, क्या था? अच्छा, व्हाट इज देयर इन अ 5th एंड 6th शेड्यूल के अंदर, क्या है ये दोनों चीजें, बताइए। सर एक में वो ऑटोनॉमस काउंसिल्स है, किसमें है और कहां पे है? रिमेंबर, जब भी हम 5th की बात करेंगे, इट इज अबाउट कि उन स्टेट्स में जहां पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहां पर जो भी लॉज बनेंगे, ठीक है, वो भाई गवर्नर के कंसेंट के बाद ही क्या होंगे, उन रीजन्स में अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे कोई सेपरेट तो बात थी नहीं, और इसमें लाइक महाराष्ट्र भी आता है, राजस्थान भी आता है, गुजरात, कर्नाटका, एवरीथिंग। 6th वॉज दिस स्पेशल वन, किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। और यहां क्या बोला गया कि जहां कहीं भी ट्राइबल्स मेजोरिटी में होंगे, वहां क्या बनेंगे? ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। क्या बनेंगी? ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। मतलब वहां पे पार्लियामेंट का रूल तो होगा ही होगा, स्टेट की जो विधानसभा है उसका रूल होगा ही होगा, और साथ साथ उनकी अपनी एक मिनी पार्लियामेंट काइंड ऑफ बॉडी कौन सी होगी? काउंसिल, ठीक है। तो ये सिर्फ कहां पर है? 6th शेड्यूल के लिए। और बीच में लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, सोनम वांगचुक, ठीक है, वो 3 इडियट्स वाला, क्या नाम था? हाँ, फुंगसुक वांगडू, ठीक है, इन रियलिटी सोनम वांगचुक है, राइट। ही वॉज ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट, ठीक है, बिकॉज ही वॉज डिमांडिंग 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है? लद्दाख अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है विदाउट असेंबली। तो वहां के जो लोकल मैटर्स हैं उसके लिए लॉस कौन बनाएगा? बिगेस्ट कंसर्न है वहां पे, ठीक है। और वहां के लॉस जब वहां के लोग बनाएंगे तो कहीं जाके जो वहां का यूनिक कल्चर है और यूनिक एनवायरमेंट प्रिजर्व हो पाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, एज ए यूटी तो पॉसिबल है नहीं, और ना ही उस यूटी में आप बोलो क्या बनाओ विधानसभा, बिकॉज बहुत कम पॉपुलेशन है, राइट। दैट्स व्हाई ही वाज डिमांडिंग व्हाट? 6th शेड्यूल स्टेटस, जिसके थ्रू एटलीस्ट ये तो बनेगा और कुछ तो पावर्स आएंगी वहां पे लोगों के पास, ठीक है। हालांकि नहीं बनाया गया, डिफरेंट चीज है वो। तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करते? हाँ, जो वो क्या चल रहा था, पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो भी सोनम वांगचुक ने ये किया था, हाँ, उसको सॉर्ट आउट कैसे करते? न्यूज में नहीं आया। बस इतने से सप्रेस हो गया। हाँ, सपोर्ट मिले नहीं पब्लिक का ना, देवर लाइक कि हमको सुनना ही नहीं है। फिर बीच में क्या हुआ, वहां पे शिवाजी महाराज स्टैचू लगा दिया लद्दाख के अंदर, मामला पूरा घूम गया। हाँ, शिवाजी महाराज लगाया, वो एक टैक्टिकल प्ले था कि लगा दो वहां पे, पूरा देश विल गो इन द पेट्रियोटिज्म, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली इंडियंस का कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इट वाज देयर इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सा? बोरोड फीचर्स, ठीक है। देखो नॉर्मली जब भी हम बात करेंगे अबाउट दी प्रोविजंस, ठीक है, तो नॉर्मली प्रोविजंस भाई इवन जो ब्रिटिश टाइम पे लॉज लाए गए थे इंडिया में, फ्रॉम स्टार्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जब से बंगाल में रूल स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स का, तब से लेकर 1935 तक इन एक्ट्स में जो भी प्रोविजंस थे उनको हमने अडॉप्ट किया, राइट। हाँ, उसमें मॉडिफिकेशंस करके, तो भाई हमने उनको तो अडॉप्ट किया, साथ साथ जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस थी हमने उसको भी अडॉप्ट किया। तो व्हाट पीपल से कि हमारा सब कुछ क्या है, उधार का है? नहीं ना। इमेजिन करो ना भाई, इंडिया वाज अ न्यू कमर इन डेमोक्रेसी, बट कंट्रीज ऑफ यूरोप दे वर द ओल्ड प्लेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने हर चीज को झेला है, टेस्ट किया है, तो कहीं जाके दे हैव रीच्ड ऑन द मैच्योरिटी, ठीक है। तो हमने बोला कि हम कुछ क्यों नया एक्सपेरिमेंट करें भाई, कभी सिविल वॉर हो जाए तो दोज थिंग्स विच आर ऑलरेडी व्हाट टेस्टेड, ठीक है, सुटेबल टू इंडियन कंडीशन, लेट्स अडॉप्ट दोज थिंग्स। और सिर्फ हमने नॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया, वी अडॉप्टेड विद द मॉडिफिकेशंस जो हमारे लिए क्या थे, रिक्वायर्ड।
ठीक है। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट जो आपकी थी, अडॉप्शन कहां से थी? फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड, देखो जिस टाइप का हमने अडॉप्ट किया है फेडरलिज्म, वो लिया है कनाडा से। कहां से लिया हुआ है? कनाडा से, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, कनाडा के भी हेड कौन है? ब्रिटिश क्वीन। कनाडा का अपना हेड ऑफ द नेशन नहीं है, और ब्रिटिश जो क्वीन थी पहले, वो 54 कंट्रीज की आज भी हेड थी उसके डेथ तक, ठीक है। न्यूजीलैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इन कंट्रीज का प्रेसिडेंट नहीं होता है, ये वहां से चलते हैं आज भी, ठीक है। तो हमने भी क्या बोला कि जस्ट लाइक अ क्वीन इन अ ब्रिटेन, यू विल बी हैविंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज इन इंडिया वी डू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी डू फॉलो द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन हमने ये भी देखा है कि भाई ऐसा ना हो कि पीएम क्या हो जाए? एक्सेसिवली पावरफुल, लाइक ट्रंप। समझ में आ रहा है? भाई ट्रंप पावरफुल क्यों है इतना? बिकॉज उसके जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट अ इलेक्टेड पीपल, दे आर द अपॉइंटेड वन। वो लोग वही करेंगे, कौन बोलेगा? ट्रंप। बट व्हेन यू आर हैविंग, ठीक है, अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पे दे विल कीप अ चेक कि एंटायर दैट कैबिनेट विल से द पीएम कि ये काम आपको नहीं करना है। वो अलग बात है, वैसा नहीं होता, अब मोदी जी है, राइट। बट यस, इट वाज देयर, ठीक है, टू मेक श्योर कि कोई एक पर्सन डिक्टेटर ना बन सके, राइट। सो वी अडॉप्टेड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिविटी। रिमेंबर, all the ministers and PM, they all are having equal status. बस PM कैसे? First among the equals, first among the equals, that's it, ठीक है। Post of Prime Minister, Parliamentary type of government and the bicameral parliament, सब कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से, ठीक है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, बताओ भाई लोअर हाउस मोर पावरफुल कैसे है? मीन्स लोकसभा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहां आ सकता है? लोकसभा में। और सिर्फ कहां पास होता है? लोकसभा में, ठीक है। तो ये भी हमने यहीं से लिया हुआ है, ठीक है। देन इवन आप अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो लोकसभा इज पावरफुल। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है। स्पीकर इन द लोकसभा की पोस्ट भी कहां से आती है? लाइक फ्रॉम द ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन में यूनिक कॉन्सेप्ट है, स्पीकर रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप 5 साल के लिए। अपने यहां नहीं होता, अपने यहां पे कमिटमेंट इज द बेस्ट थिंग, लॉयल्टी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर वन स्पीकर इन द इंडिया हिस्ट्री, सोमनाथ चैटर्जी। सोमनाथ चैटर्जी बहुत पुराने, 2001-2 की बात कर रहा हूं मैं, जब सेकंड स्टैंडर्ड में हुआ करता था, ठीक है। तब की बात है ये तब हुआ करते थे। और इमेजिन करो, ये इतने फियरलेस थे कि इनकी पार्टी निकाल दिया इनको। इट वॉज नॉट लाइक कि तुम रिजाइन करो, पार्टी वॉज लाइक भाई तू जा, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली अनबायस्ड, राइट। इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है, सोमनाथ चैटर्जी। कभी सर्च करना, लुक्स लाइक शरद पवार ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत लगते हैं वैसे देखने में वो, ठीक है। लेकिन अ गुड लीडर फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बंगाल, ठीक है। एक्चुअल में वो कैसे होते हैं ना, कंप्लीटली लेफ्ट वाले, उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ही प्रूवन कि नहीं, एट दिस पोजीशन आई हैव टू कीप अ रिस्पेक्ट ऑफ दिस स्पीकर। तो उनको छोड़ दे तो बाकी और कुछ नहीं था, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट मींस व्हाट? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट पास द पोस्ट? अच्छा बताओ, जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, लेट्स से दादर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब दादर में जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा, कोई भी इलेक्शन हो, ठीक है। अब 6 कैंडिडेट्स हैं, अगर किसी भी एक कैंडिडेट को जीतना है यहां से, कितना वोट चाहिए उसको? मैक्सिमम, नॉट मेजॉरिटी। वही क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट। दोज हु गेट्स अ मैक्सिमम वोट दे विल गेट इलेक्टेड, नॉट द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कितना होता है हमेशा? 50% plus 1. Maximum means what? Even if you get 35% and
others are getting less than you, जीत गए आप. Yes. ठीक है. देन लॉ मेकिंग प्रोसेस, अगेन मतलब वही है, दोनों हाउस से बिल पास होगा, कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, साइन हुआ, वो लॉ बन जाएगा. एंड द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सब कहां से लिया हुआ है, फ्रॉम द ब्रिटेन. ठीक है. फिर आता है इवन फ्रॉम द यूएसए. ठीक है. यूएस से हमने फर्स्ट क्या लिया हुआ है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. बिकॉज सी, भले ही हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, बट स्टिल उनका इंपॉर्टेंस है. बिकॉज कोई भी बिल क्या उनके बिना पास होने वाला है क्या, उनके साइन के बिना. लेट्स से कल को अगर वो नहीं होते हैं तो वी नीड समवन इन रिजर्व. तो हमने क्या क्रिएट किया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. बट रिमेंबर, यूएस से हमारा ये जो पोजीशन है ये एक कॉन्टेक्स्ट में अलग है. यूएस में कैसा होता है, लेट्स से अभी डोनाल्ड ट्रंप है वहां पे, कौन, प्रेसिडेंट. कल को भाई साहब निपट लिए, 2 साल बाद कितना वह टेन्योर बचा उसका, 2 साल और. तो जो कौन होगा वहां का वाइस प्रेसिडेंट, वो 2 साल रहेगा पावर में. समझ में आया. बट इन इंडिया ऐसा नहीं होता. इन इंडिया अगर कल को कुछ हो जाता है किसको, प्रेसिडेंट को, दिस पर्सन कैन रिमेन मैक्सिमम 6 months एज अ प्रेसिडेंट. उसके पहले एनी हाउ ईसीआई हैव टू कंडक्ट द इलेक्शंस. समझ में आया. तो ये सिर्फ क्या होते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे ना, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, नॉट परमानेंट. ठीक है. देन कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल ओवरव्यू और रिव्यू भी इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. एंड देन आइडियाज ऑफ फंडामेंटल राइट. बिकॉज जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था वो खुद राइट्स के लिए था, और जो आया था वहां पे क्या, बिल ऑफ राइट्स. ठीक है. ये मेन इंस्पिरेशन था हमारे लिए. ठीक है. यूएसएसआर से क्या लिया हम लोगों ने, फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट. ठीक है. एंड देन 5 year प्लान अलग चीज है वो. नाउ सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन द कम्युनिस्ट कंट्रीज you have to work in a group, so you more have a duty rather than the rights. ठीक है. तो हमने वो लिया है फ्रॉम यूएसएसआर. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट मींस व्हाट, the list in which state and central both have a power to make a laws. ठीक है. तो वो लिस्ट का कहां से आइडिया लिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, जिस वे में लिखा गया है उसको, ठीक है, वो भी कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया. एंड अल्टीमेटली प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड, ठीक है, जो भी आपके इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट्स हैं, राइट. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, अगर स्टेट्स को बोल दिया तुम डिसाइड करो आपस में, मतलब हमारे लोग इतने कट्टर है ना, ये ट्रेड बंद कर देंगे आपस में. तो बोला कि नहीं, इस मामले में सेंटर का लॉ विल प्रिवेल. ठीक है. फ्रॉम जापान. ठीक है. लॉ ऑन विच, मतलब देखो अल्टीमेटली क्या है इनका, ये बोलना है लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम. लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया, जापान से. ठीक है. वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन मींस व्हाट, जर्मनी. ठीक है. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. ठीक है. तो जब भी हमारे यहां पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है, कौन सी वाली, आर्टिकल 352. ठीक है. तो ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट फॉर 20 and 21. ठीक है. एंड इन सम सिनेरियोज इवन 19. ठीक है. कनाडा, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है. बिकॉज सी, 2 टाइप की कंट्रीज होती हैं, और कैन से 2 टाइप्स ऑफ होते हैं फेडरेशन. फेडरेशन बाय यूनियन, फेडरेशन बाय डिस्ट्रक्शन. राइट. इंडिया एंड कनाडा आर दी बाय डिस्ट्रक्शन. हमने क्या किया, हम एज अ कंट्री इंडिपेंडेंट हुए, बट फिर हमने खुद डिवाइड कर दिया कंट्री को फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. बिकॉज एज अ होल कंट्री को रूल करना फ्रॉम वन सेंटर इजी है क्या, नहीं. तो हमने अपने कन्वीनियंस डिस्ट्रॉय किया. ठीक है. तो उसको बोलते हैं फेडरल बाय डिस्ट्रक्शन. ठीक है. कि हमने डिवाइड किया अपने आप को. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एंड अल्टीमेटली जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, इट लाइज विद द सेंटर. मतलब जो पावर कहीं मेंशन नहीं है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो कहां पर होगा, इन द हैंड्स ऑफ सेंटर.
लाइक स्पेस रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी, ये कहीं मेंशन नहीं था इन द ओरिजिनल शेड्यूल 7। तो कहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली वो रेसिडुअरी पावर के अंदर, और ये किसके पास सीधा है, सेंटर के पास। समझ में आया? ठीक है ना। ये बताओ जो भी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, इनमें ये जो इश्यूज रखे गए हैं उनके पीछे का रैशनल क्या है, क्यों वो मुद्दे उस लिस्ट में ही हैं, क्या है उसका रीजन? Why defense, currency, telecommunication kept in the union list, and why agriculture, law and order kept under the state list? Rationale क्या है इसके पीछे? Good. ठीक है. Those matters which required localized efforts, they were kept under state list. And those matters which were required uniformity, currency, यहां अलग करेंसी, किसी और स्टेट में अलग करेंसी, काम चलने वाला है क्या? नहीं। बैंकिंग का सिस्टम कहीं और, लाइक इन महाराष्ट्र कुछ और, गुजरात कुछ और, हम कॉमर्स कर पाएंगे कभी आपस में? नहीं। तो इस कहां रखा गया? यूनियन में। एंड कॉन्करेंट में वो सारे मुद्दे आ गए जहां पे यूनिफॉर्मिटी इज डिजायरेबल, नॉट कंपल्सरी। क्या है वो? डिजायरेबल। होगा तो अच्छा है, नहीं भी कोई बात नहीं, लेकिन जहां मैंडेटरी वो किसमें आएंगे? यूनियन। जहां लोकलाइज्ड एफर्ट किसमें आएंगे? स्टेट लिस्ट। और जहां सिर्फ डिजायरेबल है यूनिफॉर्मिटी, कहां पे आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। फिर कुछ चीजें हमने कहां से ली है? फ्रॉम दी आयरलैंड, दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि डेफिनेटली जो लोगों के पॉलिटिकल राइट्स हैं वो तो होने ही चाहिए, साथ साथ जो उनके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं लोगों के, इवन दे शुड आल्सो हैव अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक्चुअल में दे टुक दिस आइडिया फ्रॉम स्पेन, एंड यहां से कहां पहुंचा ये? इंडिया। ठीक है। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। देखो भाई, यूके में तो होता नहीं प्रेसिडेंट, वहां तो क्वीन है या किंग है। ठीक है। यूएस में क्या है भाई? वहां पे तो डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। ठीक है। क्यों? बिकॉज वो नॉमिनल एंड रियल हेड दोनों है। बट इंडिया में क्या है? प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल। तो बात ये उठी कि अगर एक नॉमिनल हेड है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस करवाना कहां तक लॉजिकल है? बिकॉज कोई इतना एफर्ट डालेगा और बाद में बोलते पावरलेस है। समझ में आया? ठीक है। सो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, ठीक है, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हमने क्या बोला? लेट्स गो फॉर द इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शंस। सिटिंग एमपीज एंड एमएलएस, दे विल डिसाइड कौन होगा हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड देन नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा। कि ठीक है भाई, जो लोग वाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहुंच भी जाते हैं इन द हाउसेस, लेकिन समटाइम्स बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दीज पीपल आर व्हाट? अंगूठा छाप। एक टाइम भी हुआ करते थे, ठीक है, अब नहीं है, अब तो खैर दे आर हाईली एजुकेटेड। नहीं है ही नहीं ना, कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक अपॉइंटेड पपेट है, कोऑर्डिनेटर। कोई है ही नहीं वहां पे रोल प्राइम मिनिस्टर का। बोलो। हाँ तो रोल कहां पर है? लाइक पपेट है। हाँ, अब क्या करोगी तुम? ठीक है, यहां पे ध्यान। कहां पे थे हम? ठीक है, यस। तो वी नीडेड सम प्रोफेशनल्स ऑल्सो इन द हाउस। ठीक है, तो क्या बोला गया? लेट्स कीप 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन इन राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, राइट? तो ये सब कहां से लिया? फ्रॉम द आयरलैंड, अल्टीमेटली व्हाट? फ्रॉम साउथ अफ्रीका, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, दे आर दी बोरोड फीचर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, ठीक है, वर्ल्ड। और ये सारे क्या दिए हुए हैं? शेड्यूल्स। ठीक है, शेड्यूल्स सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? एज यूजुअल लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड सेकेंड शेड्यूल सैलरी ऑफ ऑल द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। कौन कौन है इसमें? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, CAG।
सिर्फ इतना ही है। अब इसमें यूपीएससी, ईसीआई, इनका नाम कहीं भी नहीं है, लिखना भी नहीं। थर्ड शेड्यूल इन लोगों के फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन। फिफ्थ शेड्यूल और फोर्थ वन एलोकेशन ऑफ सीट्स, कैसे कहां पर, इन योर राज्यसभा। एंड अल्टीमेटली जो लोगों ने बात की फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर, फिफ्थ में किसके बारे में है, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, ठीक है। बट इन सिक्स्थ वन इट इज स्पेसिफिकली फॉर दीज 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्यों? बिकॉज यहां पे ट्राइबल्स में क्या थी, डाइवर्सिटी थी, मल्टीपल ट्राइब्स वर लिविंग एट अ वन प्लेस। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट नागालैंड, पूरा कंप्लीटली बाय नागा डोमिनेटेड। इफ यू गो टू अ मणिपुर, बहुत डाइवर्सिटी नहीं है, मैतीज हैं, कुकीज हैं और नागाज हैं। बट इवन अब ये 4 स्टेट्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग ट्राइब्स हैं, राइट। और ट्राइब से क्या होता है, उनका अपना यूनिक कल्चर होता है, दे वांट ऑलवेज टू प्रोटेक्ट इट। तो क्या बोला, कोई बात नहीं, अपने बना लो एक ऑटोनोमस काउंसिल एंड डू द वर्क अकॉर्डिंगली। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th शेड्यूल, जस्ट बात की हम लोगों ने, मैटर्स केप्ट अंडर यूनियन लिस्ट। क्यों रखा है, यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। स्टेट लिस्ट, लोकलाइज्ड एफर्ट्स चाहिए। एंड कॉन्करेंट, क्या है यहां पे, डिजायरेबल, यूनिफॉर्मिटी इज डिजायरेबल नॉट मैंडेटरी। 8th शेड्यूल अबाउट द 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस। 9th वन सबसे यूनिक, ठीक है, एनी आइडिया क्या है 9th वन, लैंड रिफॉर्म्स। क्या और इसका क्या क्या उसके था, लेकिन क्या है प्रोविजन, बस कर भाई, अभी लैंड रिफॉर्म में जब पहुंच जाएगा। नहीं, ये जो प्रोविजन था ये उन लॉज के लिए था, वो अपने आप में नहीं, लॉ अपने आप में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था भाई, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया फंडामेंटल राइट, ठीक है। एंड ऑन द सेम टाइम गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू डू अ लैंड रिफॉर्म, कि जो जमींदार हैं, जमीनों लोन से, एंड दोज हु आर रियल कल्टीवेटर्स, उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जिस भी स्टेट में वो लॉज आ रहे थे, जमींदार उसको चैलेंज कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो बात ये उठी, अगर रोज ही चैलेंज होता रहा ये लॉज, तो लैंड रिफॉर्म कब होगा। तो क्या बोला भाई, जो भी लॉज किसके अंदर आएंगे, 9th शेड्यूल के अंदर, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको स्टक डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। और ये ऐड हुआ था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। बट रिमेंबर अब ये पॉसिबल है। बाद में ऐसा हो गया कि 1973 केशवानंद भारती केस के बाद से जो भी लॉस कहां डाले गए हैं, 9th शेड्यूल के अंदर, नाउ दे आर अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब हैं, समझ में आ रहा है क्यों मिसयूज किया गया इसका 9th शेड्यूल का। 283 लॉज हैं इसके अंदर आज का टाइम। मतलब जिस भी लोगों को लगा कि हाँ इसमें आएगा चैलेंज, डाल दो, कहां पे, 9th शेड्यूल के अंदर। इसीलिए बाद में ये केस, लाइक एक केस था कि हो तो होलोहान केस, उसमें जजमेंट आया था ये, ठीक है। देन 10th शेड्यूल, इसको ऐड किया गया विद द हेल्प ऑफ 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ। उस टाइम था आया राम गया राम फिनोमिना, ठीक है। तो एक भाई साहब ने 2 हफ्ते में 3 बार पार्टी चेंज की अपनी, ठीक है। मतलब शिंदे जी वॉज लाइक अ माइल्ड कैरेक्टर। सो ये उस टाइम पे था, बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी, सी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट यू नीड अ मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस और एमपीज इन सेंटर। अब अगर ये एमपीज एमएलएस रोज अपनी पार्टी चेंज करेंगे तो गवर्नमेंट के पास होगी वहां पे स्टेबिलिटी नहीं, फर्स्ट। दूसरा, whenever you go and elect any member, you also see their party. तो ड्यूरिंग इलेक्शन वो थे लेट्स से कांग्रेस से, और वो 2 साल बाद चेंज कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दैट पर्सन इज चीटिंग विद द वोटर आल्सो, ठीक है। एंड थर्ड, मनी पावर के थ्रू ये सब काम हो रहा था, मीन्स व्हाट, करप्शन इन द पार्लियामेंट। तो बोला कि नहीं, एक काम करो, इसको बैन कर दो, कि म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो ये बोला गया भाई जो कोई भी मेंबर, ठीक है। अब इससे प्रोविजन क्या हुआ कि लेट्स से इफ यू आर इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, एक बार इलेक्ट हो गए तो पूरे उस 5 साल तक आप अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते। चेंज किया
मेंबरशिप चली जाएगी आपकी फ्रॉम दैट हाउस, ठीक है। नंबर 2, इफ यू आर अ इंडिपेंडेंट मेंबर, तो भी आप 5 साल तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे, बिकॉज आप क्या हो, एक इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। बट लेट्स से यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर, कौन से, नॉमिनेटेड। पहले 2 एंग्लो इंडियंस भी हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, अब तो नहीं है, ठीक है। और वो 12 राज्यसभा वाले, और जैसे स्टेट में भी होता है एमएलसीज वाले के लिए, ठीक है। उसमें ये था, अगर इफ यू आर नॉमिनेटेड यू कैन ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 months ऑफ योर नॉमिनेशन। लॉजिक क्या है, नो वन नोज, लेकिन 6 months का टाइम है तुम्हारे पास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ज्वाइन किया, ठीक है, फिर कैंडिडेचर कैंसिल, राइट। बट लेट्स से अगर कहीं पे कोई भी पार्टी से 2/3 एमपीज और एमएलएस अगर स्विच कर रहे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्यों? 2/3 मीन्स व्हाट, वो पूरी पार्टी ही जा रही है, समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे होता है वो एक्सेप्शन। 11th and 12th शेड्यूल मोस्ट प्रोमिनेंट वन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे रिगार्डिंग टू योर पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें भाई, पंचायती राज कब आ चुका था, 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है। और देखा जाए इट वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब 2 अक्टूबर 1959 को लॉन्च किया गया ना, ठीक है, इन 30 इयर्स बहुत ज्यादा क्या निकली इसके अंदर, इरेगुलरिटीज, करप्शंस, ठीक है। हर स्टेट का अपना कुछ अलग ही चल रहा है वहां पे, 10 साल से चुनाव नहीं हुए कहीं पे, फंडिंग्स नहीं है उनके पास, राइट। तो फिर डिसाइड क्या हुआ फाइनली कि लेट्स गो फॉर द यूनिफॉर्म स्टेटस। इसका नाम कहां डाल दो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट स्टेट्स विल बी फोर्स्ड टू मेक दिस बॉडी परमानेंट। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या आया, पंचायती राज। एंड 74th, देखो इवन अर्बन गवर्नेंस वाज देयर, म्युनिसिपैलिटीज वाज देयर, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, दे वर नॉट हैविंग इनफ ऑटोनॉमी एंड नॉट वर हैविंग प्रॉपर रिसोर्सेस, ठीक है। तो बोला क्या, बोला इनको बिठा लो कहां पे, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर, ठीक है। और आया कौन सा, 12th शेड्यूल। और इसके साथ कुछ नई बॉडीज आती हैं, कौन सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये 2 नई बॉडीज इसके थ्रू बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, स्टेट एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या करोगे इसके आगे, रीडिंग, कुछ नहीं करने का ऑप्शन नहीं है, रिवाइज करना है घर पे जाके, ठीक है। जो सेकंड एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, डू इट प्रॉपरली, ठीक है। कुछ भी डाउट, पक्का, ठीक है। किस किसने इस बार का पेपर गो थ्रू किया यूपीएससी का, एनीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स किया, और दिया था, वेरी गुड। लेकिन घर पे आने के बाद उसको वापस देखा एक बार अच्छे से, ठीक है। बाकी लोग कोई ऐसा मतलब भूल के भी सर पेपर क्या होता है, सीधा अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे एग्जाम देके दिन जाके वहां पे चेक किया था, देखा था, देखा कैसे वैसे देख लिया कि हाँ पेपर है, या चेक भी किया कि पेपर आया कैसा था, क्या था बताओ, जिन्होंने थोड़ा बैठ के सोचा, विमर्श किया उसके ऊपर, क्या था वो पेपर। मतलब लोगों के 90-95 के भी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हुआ, मतलब या क्या इश्यूज था, पेपर था क्या एग्जैक्टली। बिकॉज वो लेसन सारे पेपर्स के लिए, यूपीएससी एमपी सबके लिए लेसन है वो इस बार का पेपर, आइडियल, बहुत आइडियल था ये पेपर। आइडियल क्यों, सिर्फ 2 चीजें आई थी इसके अंदर, बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। लोग मतलब ना करंट इश्यू से बड़े फोकस थे कि हाँ अभी यहां लगा प्रेसिडेंट रूल, तो अभी पढ़ते अभी क्या होगा, दे सिंपली आज चुपचाप बता आर्टिकल 3, 5, 6 में क्या लिखा हुआ है, ये अप्रोच था। और कैसा बताए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड,
मतलब लाइंस ऑफ एनसीईआरटी एंड लाइंस ऑफ लक्ष्मीकांत एकदम छाप दिया उन लोगों ने, बस लोग वहीं फेल हो गए। रीडिंग की हैबिट है नहीं, रिवाइज करना नहीं है, ठीक है, और 2 बार रिवाइज कर लिया बस भाई रेडी हो गए हम। सब सब्जेक्ट, ज्योग्राफी पूरा एनसीईआरटी, देखो अच्छे से पेपर। इकोनॉमी कुछ नहीं किया था उसने, बस घुमा दिया, कॉन्सेप्ट्स वही थे, उसको डाल दिया एप्लीकेशन वे में उन लोगों ने। फिस्कल पॉलिसी स्पेशली एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ नहीं अलग था। प्रॉब्लम वही है, जब रिवाइज ही नहीं करोगे ढंग से कैसे काम चलेगा। फर्स्ट इशू वहां हुआ। एंड नंबर 2 करंट अफेयर्स, शॉर्टकट वीडियोस देख के जाएंगे सर, आधे घंटे में काम बन रहा है, तो कौन 2-2.5 घंटे का पेपर पढ़े बैठ के रोज, वो वहां पे खराब हुई हालत, ठीक है। बिकॉज सी व्हेनेवर यू रीड अ न्यूज़पेपर इट इज नॉट सिंपली अ रीडिंग, ठीक है। लेट्स से उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू गूगल इट कि क्या एग्जैक्टली वो डिटेल में गो थ्रू किया। सेकेंडली सी कि वो कौन से चैप्टर का न्यूज है तुम्हारे स्टैटिक बुक से, गो टू दैट चैप्टर, रिवाइज इट एंड अल्टीमेटली मेक अ नोट ऑफ दैट न्यूज। तो कहीं जाके एक प्रोसेस पूरा होता है वो 2-2.5 घंटे का करंट अफेयर्स का, एंड यू आर थिंकिंग कि हाफ एन आवर पढ़ के पास हो जाएंगे, नहीं पॉसिबल, ठीक है। ये आइडियल वही था, बेसिक्स ऑफ करंट एंड बेसिक्स ऑफ स्टैटिक, एंड ट्रेडिशनल वे इज स्टिल इंपॉर्टेंट ना। आजकल आया नया ट्रेंड, एक वर्ड स्मार्ट वर्क, कोई हेल्प नहीं होने वाली। हार्ड वर्क फर्स्ट, देन इट कम्स टू द स्मार्ट वर्क। क्लियर? तो देख लो पेपर सामने ही है, एंड यू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी कि बुक पढ़ो अच्छे से, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, तो ही काम बनने वाला है कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।